हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2021 में हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। और यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर समझने में काफी मदद मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से पूरे सिलेबस के रिवीजन में मदद मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, और इससे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से एग्जाम क्लियर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यही सब कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से क्या है कि हमारे परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है, परीक्षा में प्रश्न का स्तर क्या होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पूरे सिलेबस की रिवीजन करने में यह काफी मदद करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में जो परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपकी एग्जाम क्लियर होने की संभावना जो है ना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, क्योंकि आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना, ठीक इसी लेवल पर, ठीक इसी आधार पर आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो समाप्त होने पर कम से कम 10 लोगों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2021 में पेपर 1 हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि हिंदी में जो है ना आपका 30 नंबर का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का जो होता है वह गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और उसी में आपका व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है उसी 15 नंबर में। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश। पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसी गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पहले गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसी गद्यांश में प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पहले पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, निर्देश 121 से 128 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहले आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है, और इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको बताना है। पहले गद्यांश को पढ़िए। देखिए गद्यांश यहाँ पर लिखा है, मैं एक और उदाहरण देता हूं। मैं हिंदी फिल्मों में काम करता हूं, और सभी जानते हैं कि इन फिल्मों के गीत और संवाद ज्यादातर उर्दू में लिखे जाते हैं। उर्दू में लिखी फिल्म संवाद को हिंदी फिल्म कहते हैं। उर्दू में लिखी गई फिल्म संवाद को क्या कहते हैं? हिंदी फिल्म कहते हैं। तो माना जाना चाहिए कि हिंदी और उर्दू एक ही है, पर नहीं, हिंदी और उर्दू दोनों एक नहीं है। कारण है क्योंकि हमारे ब्रिटिश मालिकों ने अपने समय पर इन्हें दो अलग भाषाएं कहा था। जो ब्रिटिश लोग थे, हिंदी और उर्दू इन दोनों को अलग भाषाएं कहा था, इसलिए ये अलग है। आजादी के 25 साल बाद भी हमारी हुकूमत, हमारे विश्वविद्यालय, विद्वान हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाएं माने हुए हैं। यानी आजादी के 25 साल बाद भी हमारे
विश्वविद्यालय की विद्वान हिंदी और उर्दू को अलग भाषा माने हुए हैं। क्या आपने संसार के किसी और देश में ऐसा सुना है कि वहां लोग बोलते एक भाषा है पर लिखते समय वे ही दो भाषाएं बन जाती है? कोई भी भाषा किसी भी लिपि में, हिंदुस्तान में गुरुमुखी और पाकिस्तान में फारसी, दो लिपियों में लिखी जाने वाली भी वह भाषा तो एक ही रहती है। पंजाबी तो फिर दो लिपियों में लिखी जाने के कारण हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं कैसे हो गई? अब चलिए इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न यहां से आपसे पूछ रहा है, हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाओं में बांटने का कार्य किसने किया था? हिंदी और उर्दू ये जो दो भाषाएं हैं, ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, इन दोनों भाषाओं को अलग अलग बांटने का कार्य किसने किया था? कौन बांटा? पहला ऑप्शन है फिल्मों ने, दूसरा ऑप्शन है कलाकारों ने, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिशों ने और चौथा ऑप्शन है गीतों ने। देखिए, ब्रिटिश जो मालिक था वो हमारे हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग भाषाएं के रूप में माना था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग भाषाओं में बांटने का कार्य किसने किया था? ब्रिटिशों ने किया था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल डैश का अंतर है। देखिए, गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में जो है केवल किसका अंतर आपको देखने को मिलता है? तो पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा है वाक्य, तीसरा है शब्द और चौथा है लिपि। इन चारों में कौन सही होगा? गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल डैश का अंतर होता है। बताइए इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? देखिए, गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल लिपि का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? लिपि का अंतर होता है। ठीक है, किसका? लिपि का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि उर्दू जो है ना फारसी में लिखा जाता है, तो सिर्फ उसका जो है ना लिपि में अंतर आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंजाबी भाषा की किन दो लिपियों की बात गद्यांश में की गई है? तो देखिए, पंजाबी भाषा की जो दो लिपियां है यह कौन है? यह आपका है गुरुमुखी और फारसी लिपि। ठीक है, पंजाबी भाषा की जो दो लिपियां है यह कौन कौन है? गुरुमुखी और फारसी है। तो दिया गया कथन, जो दिया गया आपका जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, गुरुमुखी और फारसी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग लिपि में लिखे जाने पर, गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग लिपि में लिखे जाने पर क्या होता है? तो पहला है ऑप्शन दिया हुआ अलग भाषा परिवार हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है अलग भाषा बन जाती है, तीसरा ऑप्शन है अलग भाषा नहीं बन जाती है और चौथा ऑप्शन है अलग बोली बन जाती है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग लिपि में लिखे जाने पर क्या होगा, तो एक ही भाषा को अलग लिपि में लिखे जाने पर अलग भाषा नहीं बनती है। भाषा तो एक वो ही होती है, इससे क्या है अलग भाषा
नहीं बनती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गद्यांश में ब्रिटिशों द्वारा डैश की कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है फारसी और चौथा है भाषा। देखिए, गद्यांश में ब्रिटिशों द्वारा जो है यह आपका भाषा की कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है। भाषा की कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है किसके द्वारा? ब्रिटिश शासकों के द्वारा। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समूह में से भिन्न शब्द है। पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है फारसी और चौथा है लिपि। देखिए, हिंदी, फारसी, उर्दू ये सभी आपका क्या है? भाषा है। लिपि जो है ना एक अलग है। तो अलग सबसे समूह से जो भिन्न शब्द है ये आपका लिपि है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, लिपि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, गीत का बहुवचन रूप है। तो गीत का बहुवचन रूप में होगा गीतों। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, गीतों। अगला प्रश्न है आपके सामने, कबूल की गई है वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? कबूल की गई है वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? पहला ऑप्शन है स्वीकार, दूसरा ऑप्शन है विकल्प, तीसरा ऑप्शन है निर्मित, चौथा ऑप्शन है उजागर। देखिए, कबूल करना मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर क्या आएगा? स्वीकार करना आएगा। तो ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकार। अब देखिए यहाँ पर अब फिर आपको है यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश 129 से 135 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर अभी जो है ना आपको फिर यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। चलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर हम बताएंगे। जिनके बीच हम अधिक समय बिताएंगे उनके भाव विचारों में अधिक लिप्त रहेंगे, उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे और कार्य करेंगे, धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहां तक पहुंचेंगे, इसलिए आपके गंतव्य की ओर जो साथी अग्रसर हो उन्हीं का दामन थाम ले। शरीर को स्वस्थ, उत्साही और जीवंत रखने में जो कार्य भोजन, पोषण और व्यायाम करते हैं, वही भूमिका मनुष्य अंतःकरण के समुचित रख रखाव में साहित्य, स्वाध्याय, नेक पुरुषों के सानिध्य और सकारात्मक परिवेश की है। माना कि जीवन में अधिसंख्य व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट, दुख बिताते, परिंदा में उलझे, दूसरों में खूबियां नहीं दोष तलाशते हैं, अवसर मिलते ही दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, स्वार्थ सिद्धि के बाद पहचानते भी नहीं है, किंतु दूसरे छोर पर एक बरगुन का है जो उत्साही, उदार, सहज, संयत, आशावादी विचार और बुद्धि से समृद्ध है। यहाँ पर अब गद्यांश दिया हुआ है। अब गद्यांश से आधारित जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने
हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? तो हमें जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो, जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो, वैसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहां तक जाएंगे। इस वाक्य से तात्पर्य है, तो इस वाक्य से तात्पर्य है आपके साथियों को देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। आपके साथियों को देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार दिया गया ऑप्शन के अनुसार सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदार का विलोम शब्द है। देखिए उदार का विलोम शब्द जो होगा यह होगा आपका अनुदार। उदार का उल्टा शब्द क्या होगा? अनुदार होगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, अनुदार। अगला प्रश्न है मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए जो आवश्यक नहीं है ये आपका है अवसरवादिता। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, अवसरवादिता। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो विशेषण विशेष का जो संबंध नहीं है यह है आपका रख रखाव। रख रखाव में जो है यह आपका विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। धीमे धीमे शब्द है। देखिए धीमे धीमे जो शब्द है यह आपका पुनरुक्त शब्द है। कैसा शब्द है? पुनरुक्त शब्द है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। अगला क्वेश्चन है कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं? कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं? जो अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते भी नहीं है। जो अपना मतलब निकल जाने पर, जो अपना काम निकल जाने पर पहचानते भी नहीं है, वैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य विधिक योजना को क्या कहा जाता है? भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य विधिक योजना को क्या कहा जाता है? तो देखिए भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य विधिक योजना जो होती है इसको कहा जाता है शिक्षण शास्त्र। क्या कहा जाता है? शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण शास्त्र। अगला प्रश्न है आपके सामने व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को जो है आपका शास्त्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुवाद शास्त्रीय विधि।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है ग्रहणशील विधि, तीसरा है गतिविधि आधारित अधिगम विधि और चौथा है अनुवाद विधि। इन चारों में से कौन सा होगा जो विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन करना। देखिए, पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन करना जो है ना, ये आपका बारीकी पठन का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि हम पुस्तक खोले ऊपर की जो है ना, जो लिखा हुआ है मुख्य बिंदु उसको पढ़ लिए, तो इसको हम बारीकी से पठन नहीं कहेंगे। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा, किसी फिल्म का सारांश लिखना, किसी फिल्म का सारांश लिखना जो है ना, यह बारीकी पठन का उदाहरण नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकेंड भी आपका गलत। तीसरा ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना भी आपका बारीकी से पठन का उदाहरण नहीं है, बारीकी पठन का उदाहरण नहीं है। तो ये भी कथन सही। चौथा है, अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना, अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना, यह कैसा होगा? यह बारीकी पठन का उदाहरण है होगा? बताइए। तो हाँ, यह बारीकी पठन का उदाहरण है। अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना, यह आपका बारीकी पठन का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है, बच्चा वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। सही बात है। बच्चा जो है ना, किसके माध्यम से सीखता है? बच्चा जो है अनुकरण द्वारा, किसी के बोले गई भाषा को अनुकरण करके वह सीखता है। तो जैसा जो भाषा वो सबसे ज्यादा सुनेगा उसी को वह क्या है, ज्यादा सीखेगा। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है कौशल आधारित उपागम, दूसरा है रचनावादी उपागम, तीसरा है संरचनात्मक उपागम और चौथा है संप्रेषणात्मक उपागम। कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? तो देखिए, संप्रेषणात्मक उपागम जो होता है यह आपका जो होती है कैसा, तो यह होता है आपका सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? संप्रेषणात्मक उपागम को। ठीक है, तो यह आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, संप्रेषणात्मक उपागम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर हो, इसे कहा जाता है या इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा विश्वसनीयता। क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता कहा जाएगा। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीयता।
अगला प्रश्न है, उपचारात्मक अध्यापन क्या है? उपचारात्मक अध्यापन क्या है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है। दूसरा है परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है। तीसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। कौन सा राइट आंसर होगा आपका उपचारात्मक अध्यापन का? देखिए, निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है, वो आपका जो है ना उपचारात्मक अध्यापन का यह उदाहरण है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के बाद जो दिया जाता है, जो शिक्षण दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपचारात्मक अध्यापन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूहों में बांटा और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणियां लिखे और इसका संक्षिप्त सार लिखे। वह किसे सम्मानित करने का प्रयास कर रही है? पहला है आपका ऑप्शन में दिया हुआ बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल BICS। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता CALP। तीसरा ऑप्शन है विमर्श दक्षता और चौथा ऑप्शन है समूह परिचर्चा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न की त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि है? देखिए, त्रुटियां जो होती है यह आपका शिक्षार्थियों के लिए अधिगम का क्षेत्र होता है। बच्चे जो है ना गलती करके भी सीखते हैं, तो त्रुटि जो है ना यह अधिगम का एक क्या होता है? हिस्सा होती है, सीखने का एक हिस्सा होती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि वे गतिविधियां जिनमें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रिया करता है, शारीरिक क्रिया शामिल है, क्या कहलाती है? वे गतिविधियां जिनमें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं शामिल है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका शारीरिक गतिविधियां। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ जो है उसके कार्य में क्या कर रही है? तो उसकी कार्य में सहारा दे रही है। ठीक है, उसके कार्य में क्या है? सहारा दे रही है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सहारा दे रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? देखिए, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता जो है यह कैसे विकसित किया जा सकता है? तो यह विकसित किया जा सकता है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। कार्य आधारित विधियों में संलग्न करके एक बच्चे की भाषा दक्षता को हम विकसित कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। और यह आपका लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि देह भाषा हाव भाव और टकटकी लगाकर लगातार देखना किसका उदाहरण है? देह भाषा हाव भाव और टकटकी लगाकर लगातार देखना यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका मौखिक संप्रेषण का। किसका है? मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। ठीक है, टकटकी लगाकर देखना, हाव भाव, देह भाषा आदि, इससे सब जो है ना ये आपका मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 30 दिसंबर 2021 को
पेपर 1 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।